बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास लास्ट टाइम हमने एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स के बारे में पढ़ा था क्या होती हैं। उसके अलावा हमने एंटी वायरल ड्रग्स को भी डिस्कस कर लिया था। बेसिकली हमारा ये जो चैप्टर है वो है कीमोथेरेपी के बारे में है। आपको पहले भी बताया था कि कीमोथेरेपी होता क्या है। कीमोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम केमिकल्स को यूज़ करते हैं इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। किल इन्फेक्शियस पार्टिकल यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शंस काज करते हैं, हम उनको किल करने के लिए जो केमिकल यूज़ करते हैं। इस तरह की जो थेरेपी है, ये जो मेथड है, इसको क्या कहते हैं हम? कीमोथेरेपी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी फंगल ड्रग्स। एंटी फंगल ड्रग्स होती क्या हैं? बेसिकली ऐसी ड्रग्स जो फंजाई को किल करने के लिए यूज़ होती हैं। यानी फंगस या फंजाई जो हमारी स्किन के ऊपर आके अटैच हो जाती है और डिफरेंट इन्फेक्शन काज करती है, उसको किल करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? एंटी फंगल ड्रग्स कहते हैं। सबसे पहले तो कुछ कॉमन नेम्स हैं एंटी फंगल मेडिसिन के, वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहली एक ड्रग है जी, उसका नाम है जी क्लोट्रीमेज़ोल। ठीक है जी, ये एक क्या है? एंटी फंगल ड्रग है। उसके बाद इकोनाजोल, ये भी एक एंटी फंगल ड्रग है। माइकोनाजोल, टर्बीनाफाइन, फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, एम्फोटेरिसिन। ठीक है, ये क्या है? कुछ एंटी फंगल ड्रग्स हैं, आपने इनको याद कर लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट 3 नेम्स ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स, तो आपको ये नाम आने चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद अब देखते हैं कि फंगल इन्फेक्शन होता क्या है। फंगल इन्फेक्शन को आमतौर पर माइकोसिस कहते हैं। ये एक स्किन डिजीज़ है जो फंगस से काज होती है। मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ हैं फंजाई की जो डर्ट पे रहती हैं, प्लांट्स पे या हाउस होल्ड सर्फेस। फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड सर्फेस क्या कि कोई टेबल है फॉर एग्जांपल, उसके ऊपर कोई फंजाई अटैच हो सकती है। आप उसको हाथ लगाते हैं, वो आपके हाथ के साथ अटैच हो जाएगी और वो आपके माउथ में चली जाती है। ठीक है, उसके अलावा इनहेलेशन के थ्रू हम सांस लेते हैं तो इनहेल करते हैं, तो इस दौरान भी फंजाई हमारे सांस के साथ बॉडी में चली जा सकती है और इन्फेक्शन काज कर सकती है। ठीक है, उसके अलावा हमारे डोर्स हैं, ठीक है, डोर का हैंडल होता है, उसके ऊपर भी कोई फंजाई अटैच हो सकती है। इवन हमारी स्किन के ऊपर भी फंजाई अटैच हो सकती है और वो हमारी बॉडी के अंदर जाके इन्फेक्शन काज कर सकती है और बाज़ का वो स्किन में प्रॉब्लम काज कर सकती है। फॉर एग्जांपल रैशेज और बम्प्स क्रिएट हो सकते हैं स्किन के अंदर। ठीक है, ये किसकी वजह से होती हैं? ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। तो अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें कि फंजाई होता क्या है, तो फंजाई सुपीरियर होते हैं बैक्टीरिया से। क्या होते हैं? ये बैक्टीरिया से कुछ सुपीरियर होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं, लेकिन फंजाई क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं और इनमें डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स का नंबर डिप्लॉइड होता है और इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। उसके अलावा इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें स्टीरोल पाए जाते हैं एर्गोस्टीरोल की फॉर्म में। किस फॉर्म में? एर्गोस्टीरोल की फॉर्म में। और दे आर हेट्रोमॉर्फस। हेट्रोमॉर्फस का मतलब ये होता है कि इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, ये प्लेस टू प्लेस अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। और ये लिविंग ऑन प्रीफॉर्म्ड ऑर्गेनिक मैटर, यानी पहले से जो ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होता है उसमें ये रहते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी को देख लें, अगर हम भी एक ऑर्गेनिक मैटर हैं तो ये हमारे अंदर सर्वाइव करते हैं, तो ये प्री फॉर्म्ड ऑर्गेनिक मैटर के अंदर लिव करते हैं। अगर हम इसका मेटाबॉलिज्म देखें तो दो तरह से इसका मेटाबॉलिज्म होता है। ये फंजाई दो तरह से ग्रो करता है। सबसे पहले तो इसकी सेल वॉल होती है जो क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है फंजाई की। ये किससे मिलके बनी होती है? काइटन से मिलके बनती है। और काइटन किससे मिलके बनता है? ये पॉलीमर होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का। ठीक है, तो अगर सबसे पहले क्या करता है? ये सेल वॉल होती है फंजाई की, वो सेल वॉल क्या करती है? ये प्रोटेक्शन करती है फंजाई की और इसको डिस्ट्रॉय होने से बचाती है। दूसरा जो ऑप्शन होता है वो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है? इसमें एक स्टीरोल होता है, उस स्टीरोल का नाम क्या है? एर्गोस्टीरोल। एर्गोस्टीरोल भी क्या होता है? ये प्रोटेक्शन देता है फंजाई को और उसके मेटाबॉलिज्म में इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका। ठीक है जी, ये इसको फर्दर ग्रो करने में भी इसकी हेल्प करता है। उसके बाद हम देखते हैं रिस्क फैक्टर्स फॉर फंगल इन्फेक्शन के। बॉडी में खुदा न खास्ता कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो उसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, कि कौन कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनमें फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, कि कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं और कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जो नैरो स्पेक्ट्रम होती हैं। तो जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि वो सिर्फ एक लिमिटेड रेंज ऑफ एंटी बैक्टीरिया को लिमिटेड रेंज ऑफ बैक्टीरिया को किल करती हैं। लेकिन जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं वो क्या करती हैं?
वो एक लॉन्ग रेंज होती है बैक्टीरियम की जिनको वो किल करती हैं, और उसमें डेंजरस बैक्टीरिया भी किल हो सकते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए फ्रूटफुल होते हैं लेकिन ये उनको भी किल कर देते हैं। तो जब हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल ड्रग यूज़ करते हैं तो वो हमारे फ्रूटफुल बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। उससे क्या होता है, वो फ्रूटफुल बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो इन फंजाई को इनगल्फ कर देते हैं, ईट करते हैं, खाते हैं, ठीक है। तो जब वो वाले बैक्टीरिया ही किल हो जाएंगे तो फंजाई को कोई नहीं खाएगा, ठीक है। तो फंजाई फिर क्या करेगी, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन काज करेगी, ठीक है जी। उसके अलावा अगला जो रिस्क होता है स्प्रेड ऑफ एड्स। एड क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी इसमें क्या होती है, हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो वीक हो जाती है। जब बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो हमारी बॉडी में थोड़ी सी भी जब फंजाई अटैक आके करेगी तो बॉडी के पास जब अच्छा इम्यून सिस्टम नहीं होगा तो वो फंजाई क्या करेगी, इन्फेक्शन काज करेगी और उससे फिर हमें स्किन प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ इम्यूनो सप्रेसेंट। अब इम्यूनो सप्रेसेंट क्या होते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट ऐसी ड्रग्स होती हैं जो इम्यूनिटी को कम करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो पहले ये क्वेश्चन ये बनता है कि इम्यूनो सप्रेसेंट यूज़ क्यों की जाती हैं। हालांकि होना तो ऐसा चाहिए कि इम्यूनिटी को बढ़ाया जाता है, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो इम्यूनिटी को कम करने के लिए यूज़ होती हैं। तो बेसिकली जो इम्यूनो सप्रेसेंट हैं वो उस दौरान यूज़ होते हैं जब हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिवर की ट्रांसप्लांटेशन करनी है तो हमने किसी और ह्यूमन बीइंग से लिवर लिया है, उसको हमने एक और ह्यूमन बीइंग में हमने इंसर्ट करना है। तो जब हम ट्रांसप्लांटेशन करेंगे तो अगर तो उस बॉडी का होस्ट का जिसमें हमने लिवर को ट्रांसप्लांट करना है उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो गए, ठीक है। और उससे कोई एलर्जिक रिएक्शन या और तरह के रिएक्शन काज कर सकता है वो बॉडी में जाके। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो उस पेशेंट को इम्यूनो डिप्रेसेंट डोज देते हैं मेडिसिन की। वो इम्यूनो डिप्रेसेंट क्या करता है, वो जाके उस बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर देता है। जब इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो फिर हम वो ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे, तो उस ट्रांसप्लांटेशन से उसके कोई भी साइड इफेक्ट या कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो जब कोई इस तरह की ट्रीटमेंट बॉडी में चल रही हो और उस दौरान कोई आके फंजाई आके रिएक्शन काज कर दे या फंजाई आ जाए तो वो फंजाई फिर क्या करेगा, इन्फेक्शन काज कर देगा। उसके अलावा कैंसर कीमोथेरेपी। कैंसर कीमोथेरेपी क्या होती है, कैंसर का ट्रीटमेंट है वो रेडियोथेरेपी के थ्रू भी हो सकता है और कीमोथेरेपी के थ्रू भी हो सकता है। इस तरह के इन्फेक्शन, इस तरह के ट्रीटमेंट के दौरान भी अगर कोई फंजाई आके अटैक कर दे तो वो भी क्या कर सकता है, इन्फेक्शन काज कर सकता है, क्योंकि कैंसर की कीमोथेरेपी के दौरान हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक हो चुकी होती है। उसके अलावा अगला पॉइंट है ओल्डर एज। ओल्डर एज का मतलब है कि जैसे हमारी एज 50 से ऊपर जाती है तो हमारे अंदर इम्यूनिटी कम हो जाती है। जैसा कि रिसेंटली आपने कोरोना के केसेस देखे होंगे कि कोरोना में जो डेथ रेशियो है वो एडल्ट्स में कम है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनकी एज 50 प्लस है उनमें कोरोना की रेशियो डेथ रेट ज़्यादा है। तो क्यों, उसकी वजह यह है कि उनमें इम्यूनिटी कम होती है। तो ओल्डर एज पीपल में भी अगर कोई फंजाई आके अटैक कर दे तो वो इन्फेक्शन काज कर सकता है। डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको आम अल्फाज में हम शुगर कहते हैं, ये भी एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है। जब पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो गई तो इस तरह के पेशेंट में जब कोई फंजाई आके अटैक करता है तो वो भी इन्फेक्शन काज कर सकता है। प्रेग्नेंट वोमेन फॉर एग्जाम्पल, उसमें क्या होता है कि मदर अपनी बॉडी के न्यूट्रिएंट चाइल्ड को देती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट का तबादला होता है, ट्रांसपोर्टेशन होती है कि वो अपने बॉडी के जितने भी न्यूट्रिएंट या मिनरल्स होते हैं वो क्या करते हैं, चाइल्ड को देती है। जब वो चाइल्ड को देती है तो इस दौरान उसके अपने बॉडी के जो मिनरल और न्यूट्रिएंट होते हैं वो कम हो जाते हैं। जब वो कम हो जाएंगे तो उसमें साफ ज़ाहिर है इम्यूनिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब इस सूरत हाल में कोई फंजाई आके अटैक कर देगा तो उस दौरान भी वो क्या कर सकता है, इन्फेक्शन काज कर सकता है। उसके अलावा आखिरी ऑप्शन है बर्न वाउंड, कि कोई फॉर एग्जाम्पल बॉडी का कोई पार्ट हमारा जल जाता है खुदा न खास्ता, ठीक है। तो उस दौरान भी क्या होगा कि अगर फंजाई आके बॉडी पे अटैक करता है तो उसमें वो क्या करेगा, इन्फेक्शन काज कर सकता है। ये क्या थे, कुछ रिस्क फैक्टर थे जो फंगल इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फंगल इन्फेक्शन की सिम्टम्स क्या क्या होती हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें स्किन के ऊपर इरिटेशन हो जाती है, स्केली स्किन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, इचिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। ये कुछ क्या है, सिम्टम्स हैं फंगल इन्फेक्शन की। अब उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन कौन कौन सी हैं। पहला है जी एथलीट्स फुट, ठीक है। एथलीट्स फुट तो आपने देखा होगा कि खिलाड़ियों में अक्सर वो क्या करते हैं, क्योंकि वो बंद शूज़ पहनते हैं, क्लोज शूज़ होते हैं उनके, फॉर एग्जाम्पल बूट वगैरह, वो जॉगर वगैरह पहनते हैं, ठीक है। उसके अलावा सॉक्स होती हैं उनमें,
तो सॉक्स में क्या होता है, दो तरह का इन्वायरमेंट हो जाता है जब शूज़ उनके क्लोज होते हैं और सॉक्स होती हैं। एक तो वो वार्म हो जाता है और दूसरा वो मॉइटी हो जाता है, मॉइस्चर हो जाता है उसमें। तो इन हालात में जो फंगस होता है वो वेल ग्रो करता है, अच्छी तरह से ग्रो करता है। तो इस वजह से जो एथलीट फुट यानी जो खिलाड़ी होते हैं उनके पाँव में उंगलियों के दरमियान स्किन नरम हो जाती है और वो रेड हो जाती है, ऊपर से उसकी स्किन जल्द उतरने लग जाती है। इस तरह की जो डिजीज़ होती है ये क्या है, एथलीट्स फुट है। उसके बाद जॉ की ये भी एक क्लास है फंगल इन्फेक्शन की। रिंग वर्म आपने पहले से सुना होगा। रिंग वर्म क्या होते हैं, वो रेड से रिंग पड़ जाते हैं, ठीक है, स्किन के ऊपर, ठीक है। वो उससे फिर क्या होता है, उस पर एलर्जी होती है और ख़ारिश वगैरह भी होती है उससे, ठीक है। तो वो डिफरेंट तरह की सिम्टम्स होते हैं उसके। उसके बाद यीस्ट इन्फेक्शन भी क्या है, एक टाइप है फंगल इन्फेक्शन का। ये टाइप्स दिखाई गई हैं कुछ फंगल इन्फेक्शन की। फॉर एग्जांपल ये पहला एक एथलीट फुट दिखाया गया कि ये पाँव के दरमियान ये फंगल इन्फेक्शन हुआ पड़ा है। उसके अलावा ये दूसरी आपको नज़र आ रही होगी, इसमें ये नेक के नीचे फंगल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। इससे क्या है, ये इसके ऊपर रेड से वो निशान पड़े हुए हैं, स्कार्स पड़े हुए हैं। उसके अलावा ये नेल्स में भी हो जाती है। ये पाँव का नेल है, इसमें यहाँ फंगल इन्फेक्शन हुआ है और उसका कलर चेंज हो गया, उसकी ऊपर वाली जो लेयर है वो डैमेज हो गई है। उसके अलावा ये माउथ के ऊपर भी फंगल इन्फेक्शन हुआ पड़ा है। ये रिंग वर्म की टाइप है थोड़ी सी, ये रिंग वर्म नज़र आ रहे हैं, इस तरह से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम एंटी फंगल ड्रग्स की क्लासें देखें तो इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो इसकी दो तरह की क्लासेस होती हैं। एक नेचुरली अकरिंग होता है, एक सिंथेटिक होता है। नेचुरली अकरिंग क्या होता है, जो प्लांट से या एनिमल से या लिविंग सोर्स से हासिल किए जाते हैं। और सिंथेटिक क्या होता है, जो लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं। उसके अलावा ये टॉपिकल भी हो सकती हैं और सिस्टमेटिक भी हो सकती हैं। तो ये दोनों तरह की जो ड्रग्स होती हैं वो ब्लड स्ट्रीम में जाके एक्ट करती हैं। नेचुरली अकरिंग अगर हम देखें तो ये एम्फोटेरिसिन बी और पोलीन एंटी माइकोटिक, ठीक है। ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल है नेचुरली अकरिंग के। उसके बाद निस्टेटिन भी ये क्या है, एक ड्रग है, ये किसकी है, नेचुरली अकरिंग की एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर हम इसका ओरिजिन देखा जाए तो जो सबसे पहले 1939 में पेनिसिलियम मोल्ड की एक टाइप थी, उससे एक ड्रग डिस्कवर की गई थी। उस ड्रग का नाम था ग्राइसोफोलिवन, ठीक है। ये क्या है, एक ड्रग थी जो 1939 में ये डिस्कवर की गई थी। एक फंगस मतलब एक मोल्ड है, पेनिसिलियम मोल्ड, उस तरह की ये टाइप है, ठीक है जी। उसके बाद अगली क्लास है सिंथेटिक एजेंट कौन कौन से हैं जो हम सिंथेसाइज करते हैं लैब में। तो उसकी पहली एग्जांपल है एजोल, अमीडाजोल, कीटोकोनाजोल, ट्राइएजोल, एंटी मेटाबोलाइट और अलाइल अमाइन, ठीक है। ये क्या हैं, कुछ ड्रग्स हैं जो कहाँ से हम सिंथेटिक क्लास हैं, उनकी क्लासेस हैं डिफरेंट, इनसे हम सिंथेसाइज करते हैं लैब में ये वाली एंटी फंगल ड्रग्स, ठीक है। उसके बाद कुछ न्यूएस्ट एंटी फंगल ड्रग्स भी हैं, ठीक है। इसको कहते हैं एक्इनोकेंडन, ठीक है जी। एक्इनोकेंडन क्या है, कुछ न्यूएस्ट एंटी फंगल ड्रग्स हैं। उसके अलावा डिफरेंट और भी क्लासेस हैं। फॉर एग्जांपल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी एजेंट्स। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी एजेंट्स ये होते हैं कि वो मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आके एक्ट करते हैं। बीटा ग्लूकान सेंसेस ब्लॉकर ये होते हैं कि वो बीटा ग्लूकान की सेंसेस नहीं होने देते। बीटा ग्लूकान क्या होता है, बेसिकली एक केमिकल है, एक ग्लाइकोसाइड है जो सेल वाल में पाया जाता है। तो ये वाली ड्रग क्या करते हैं, उस बीटा ग्लूकान की सेंसेस को रोक देती हैं। जब उसकी सेंसेस रुक जाएगी तो फिर फंजाई का जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल फंक्शन इनहिबिटर, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल को डिस्पर्स कर देती हैं, उनको आपस एक जगह इकट्ठा नहीं होने देती। जब उनकी डिस्पर्शन हो जाएगी तो उसकी वजह से भी जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस ब्लॉकर्स, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती हैं। न्यूक्लिक एसिड में जो भी प्रोसेस हो रहा है वो ब्लॉक हो जाएगा। जब वो न्यूक्लिक एसिड का प्रोसेस ही ब्लॉक हो गया तो फंजाई फर्दर ग्रो नहीं कर सकेगा। जब फंजाई फर्दर ग्रो नहीं कर सकेगा तो वो जो उसका इन्फेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। उसके अलावा ये 7 और क्लासेस हैं, ये वही हैं, उनको ज़रा और तरह से रीडिफाइन किया गया है। उसमें पहली है जी फंगल सेल वाल सेंसेस इनहिबिशन, यानी सेल वाल की जो सेंसेस है उसको रोक देता है। अगली है बाइंड टू सेल मेम्ब्रेन एर्गोस्टीरोल। इसकी सेल मेम्ब्रेन में एक स्टीरोल होता है, उसका नाम क्या है, एर्गोस्टीरोल। एर्गोस्टीरोल के साथ कुछ ड्रग्स आके अटैच हो जाती हैं और उसकी जब वो अटैच हो जाती हैं तो एर्गोस्टीरोल का जो काम होता है वो अपना काम सही तरह से नहीं कर पाता और उसकी वजह से जो फंजाई होता है वो फर्दर ग्रो नहीं कर सकता। उसके बाद अगली क्लास है इनहिबिशन ऑफ एर्गोस्टीरोल प्लस लेनोस्टीरोल।
कि एर्गोस्टीरोल और लेनोस्टीरोल। लेनोस्टीरोल क्या है? लेनोस्टीरोल प्रिकर्सर है और लेनोस्टीरोल से फिर एर्गोस्टीरोल बनता है। ये जो ड्रग्स हैं इस तरह की, ये इन दोनों की सेंसेस को रोक देती हैं। जब इनकी सेंसेस रुक जाएगी तो फंजाई ग्रो नहीं कर पाएगा। उसके बाद इनहिबिशन ऑफ एर्गोस्टीरोल सिंथेसिस, ये सिर्फ एर्गोस्टीरोल को सिंथेसिस करते हैं एजोल, ये क्लास है। इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, ये वाली जो क्लास है 5-फ्लूसाइटोसिन, ठीक है, ये क्या है? ये न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को रोक देते हैं। उसके बाद डिसरप्शन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, यानी माइटोसिस के दौरान जो स्पिंडल बनते हैं उनको डिसरप्ट कर देते हैं, ठीक है, उसको आपस में एग्रीगेट नहीं होने देते। इस तरह की ड्रग्स भी हैं। उसके बाद माइसलेनियस ड्रग, ये भी एक क्लास है। ये भी कुछ ड्रग्स होती हैं जो यूज़ होती हैं किसमें? एंटी फंगल ट्रीटमेंट, यानी फंजाई का अगर कोई इन्फेक्शन काज कर देता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ये वाली ड्रग्स यूज़ होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम इसकी थेरेपी देखें तो इसमें होता क्या है कि ये उन पीपल में, पहले भी आपको बता दिया है, ज़्यादा ये वाले इन्फेक्शन काज करते हैं जिनमें इम्यूनिटी कम होती है। तो इसकी जो थेरेपी होती है, इसके लिए जो हम ड्रग यूज़ करते हैं उसका बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि वो जाके लेनोस्टीरोल के साथ अटैच हो जाती है। क्या होती है? वो लेनोस्टीरोल के साथ अटैच हो जाती है। लेनोस्टीरोल क्या है? ये इम्पोर्टेंट एक कंपाउंड है जो उसकी सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। जब लेनोस्टीरोल के साथ कोई ड्रग आके अटैच हो जाएगी तो वो सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को चेंज कर देगी। जब सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी चेंज हो जाएगी तो सेल मेम्ब्रेन में वाटर या और बहुत से कंपाउंड वो इंटर हो जाएंगे। जब इंटर हो जाएंगे तो जो सेल मेम्ब्रेन का कंटेंट है, मतलब उसकी जो कंपोजिशन है वो तब्दील हो जाएगी। जब कंपोजिशन तब्दील हो जाएगी तो जो फंजाई है वो उसकी ग्रोथ फर्दर नहीं होगी। जब फर्दर फंजाई की ग्रोथ नहीं होगी तो जो इन्फेक्शन काज किया हुआ है वो इन्फेक्शन क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। यही चीज़ें बताई गई हैं। ये कुछ साइड्स ऑफ एक्शन ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स हैं कि कहाँ कहाँ आके ड्रग्स इधर आके अटैक करती हैं। तो ये मैं आपको एक थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंगल सेल है। तो इस फंगल सेल में स्टार्ट में ये इसका न्यूक्लियस दिखाया गया है, ठीक है। इसमें ये वाली फ्लूसाइटोसिन एक ड्रग है। ये ड्रग क्या करती है? इसके जो डीएनए की सेंसेस होती है, इस सेंसेस को रोक देती है। जब ये वाली सेंसेस रुक जाएगी तो फर्दर फंजाई ग्रो नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा ये एक ड्रग है एम्फोटेरिसिन, एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी क्या करती है? ये एर्गोस्टीरोल को, किसको? एर्गोस्टीरोल को इधर साथ अटैच हो जाती है। जब एर्गोस्टीरोल के साथ अटैच हो जाएगी तो इसकी जो कंटेंट है वो चेंज हो जाएंगे, जैसे आपको पहले बताया। तो एर्गोस्टीरोल बनता कैसे है? ये स्क्वेलीन इसका स्टार्टिंग मटेरियल है। पहले स्क्वेलीन होता है, स्क्वेलीन कन्वर्ट होता है 2,3 ऑक्सीडोस्क्वेलीन में, और इस दौरान जो एंजाइम यूज होता है वो होता है स्क्वेलीन एपॉक्साइडेज। स्क्वेलीन 2,3 ऑक्सीडोस्क्वेलीन में कन्वर्ट होता है, 2,3 ऑक्सीडोस्क्वेलीन लेनोस्टीरोल में कन्वर्ट होता है, लेनोस्टीरोल एर्गोस्टीरोल में कन्वर्ट होता है। ये वाली जो ड्रग है एम्फोटेरिसिन बी, ये डायरेक्ट आके एर्गोस्टीरोल के साथ जुड़ जाती है और प्रोसेस को रोक देती है। और ये एजोल्स हैं, ये एक और क्लास है ड्रग की। ये यहाँ जो एंजाइम है जो लेनोस्टीरोल को एर्गोस्टीरोल में कन्वर्ट करता है, डीमिथाइलेज, उसको आके रोक देता है, उसके साथ जुड़ जाता है। जब एजोल हम यूज़ करेंगे तो वो लेनोस्टीरोल को एर्गोस्टीरोल में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। जब एर्गोस्टीरोल ही नहीं बनेगा तो फर्दर सेल ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद ये टर्बिनाफाइन, ये एक ड्रग है। ये क्या करती है? ये स्क्वेलीन को 2,3 ऑक्सीडोस्क्वेलीन में कन्वर्ट नहीं होने देती। जब ये स्क्वेलीन इसमें कन्वर्ट ही नहीं होगा तो फर्दर एर्गोस्टीरोल नहीं बनेगा, ठीक है। ये क्या कुछ मोड ऑफ एक्शन है। उसके अलावा ये बीटा ग्लूकन भी है, ठीक है। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जैसे इकाइनोकैनेडिन्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? बीटा ग्लूकन सिंथेसेज एक एंजाइम है जो इसको बनाता है, इसकी ग्रोथ को रोक देती हैं। जब इसकी ग्रोथ रुक जाएगी तो फिर भी सेल वाल के कंटेंट चेंज हो जाएंगे। जब वो चेंज हो जाएंगे तो सेल की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, ठीक है जी। ये तो थी, हमने मोड ऑफ एक्शन पढ़ लिया इसका, ठीक है। उसके बाद हम अगला हमारा जो टॉपिक है वो है पोलीन्स, एक क्लास है। उसमें कौन कौन सी ड्रग यूज़ होती हैं। वो पहली जो ड्रग है उसका नाम है जी एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी है क्या? बेसिकली ये एक एंटी फंगल ड्रग है और ये एक्टिनोमाइसीड स्ट्रेप्टोमाइसीज नोडुसस से प्रोड्यूस होती है, ठीक हो गया जी। और इसमें क्या होती है? इसमें कंसीडरेबल टॉक्सिसिटी होती है, यानी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है लेकिन फिर भी इसका थोड़ा बहुत असर होता है, ठीक है।
ये कंसिस्ट होती है, इसमें दो तरह का लार्ज रिंग स्ट्रक्चर होता है और इसमें हाइड्रोफिलिक भी पार्ट होता है और लिपोफिलिक पार्ट भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट क्या होते हैं, इसको अटैचमेंट करने में इसका जो लिपोफिलिक पार्ट है ना, ये स्टीरोल के साथ इसको अटैच होने में मदद देता है। बेसिकली एम्फोटेरिसिन बी क्या करती है, ये एर्गोस्टीरोल के साथ अटैच हो जाती है। जब एर्गोस्टीरोल के साथ ये अटैच हो जाएगी तो ये उसका सेल मेम्ब्रेन के कंटेंट को चेंज कर देगी, ठीक है। तो ये वही चीज़ें बताई गई हैं, आपको इधर स्लाइड पे नज़र आ रहा होगा, मैंने वो समझा दिया है। अगर इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखें तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स की फंजाई हैं जिनके खिलाफ ये मतलब फ्रूटफुल हैं। फॉर एग्जांपल क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स, ठीक है, ये एक फंजाई है, ठीक है। उसके अलावा ब्लास्टोमाइसिस डर्माटाइडस, ठीक है, ये भी एक फंजाई है। ये डिफरेंट किस्म की फंजाई हैं, उनके खिलाफ ये यूज़ हो सकती है और इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, सेल्डम है रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है कि द लिपोफिलिक सरफेस हैज हायर अफिनिटी टू फंगल स्टीरोल देन फॉर कोलेस्ट्रोल इन मोबेलियन सेल। यानी इसमें क्या होता है, लिपोफिलिक सरफेस होती है और वो क्या करता है, फंगल स्टीरोल के साथ अटैच हो जाता है। जब वो अटैच हो जाता है तो वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बाय क्रिएटिंग अ मेम्ब्रेन पोर विद द हाइड्रोफिलिक सेंटर। और ये क्या करता है, मेम्ब्रेन में पोर कर देता है और सारे मालिक्यूल उसके अंदर आ जाते हैं और कुछ मालिक्यूल उसमें से लीक हो जाते हैं, जैसे ग्लूकोज, पोटाशियम आयन, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, सेल की डेथ हो जाती है। एडवर्स इफेक्ट इसमें क्या होता है, फीवर हो जाता है, चिल हो जाता है, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग हो जाती है। उसके अलावा इसमें ट्यूबुलर केटाइनिक लॉसेस हो जाती है, ठीक है। ये डिफरेंट किस्म की इसकी एडवर्स इफेक्ट बताए गए हैं। अगर इसका हम फार्माकोकाइनेटिक्स देखें तो पुअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन है इसकी, और इसकी जो हाफ लाइफ टाइम है वो 18 to 24 आवर्स है, और एलिमिनेटेड इसकी एलिमिनेशन इज अनअफेक्टेड बाय रीनल डिसफंक्शन, ठीक है जी। ये क्या इसकी एलिमिनेशन के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो हमारी अगली ड्रग है, पोलीइन की क्लास की दूसरी ड्रग है निस्टेटिन, ठीक है जी। ये भी सेम वे में एक्ट करती है जिस तरह से एम्फोटेरिसिन बी करती है, बट इट हैज़ ग्रेटर टॉक्सिसिटी, लेकिन ये ज़्यादा टॉक्सिक होती है। इट्स इंडिकेशंस आर लिमिटेड टू क्यूटेनियस और म्यूकोक्यूटेनियस और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। यानी ये इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि ये क्यूटेनियस, म्यूकोक्यूटेनियस और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन स्पेशली दोज काज्ड बाय कैंडिडा स्पीशीज़, ये एक फंजाई की स्पीशीज़ हैं, उनके इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए ये यूज़ होती है। अगर इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो ये टैबलेट्स और सस्पेंशन की फॉर्म में होती है, और बाद बात ये क्रीम्स की फॉर्म में भी होती है जो स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती हैं। अगर इसके हम एडवर्स इफेक्ट देखें तो ये नोजिया और डायरिया काज कर सकता है, और वो कब काज करता है, जब हम ओरली इसकी लार्ज डोज ले लेते हैं, यानी ज़्यादा अमाउंट लेते हैं, तो फिर ये नोजिया या डायरिया काज कर सकता है, ठीक है जी। इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में पढ़ा है कि एंटी फंगल ड्रग्स होती क्या हैं, और हमने उसमें से पोलीइन एक क्लास है, उसकी 2 ड्रग्स हैं, उसके बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम यहाँ से आगे मूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।